सो हेलो गाइस। अब हम ऑलमोस्ट हाफ वे डन हो चुके हैं इस डेकेड के साथ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोटिस कि सो फार 2020s में हमें बहुत ही सारे वेल रिटन एनिमे शोज देखने को मिले और इसी वजह से मेरे ख्याल से अब ये एक काफ़ी सही टाइम निकल के आता है टू गो थ्रू सम ऑफ द बेस्ट वी हैव सीन सो फार। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा 10 सबसे बेस्ट एनिमे शोज के बारे में जो हमें इस डेकेड के अंदर सो फार देखने को मिले हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं शोज को 2020 से लेके जो अब तक रिलीज हुए हैं उन्हें इंक्लूड करने वाला हूँ। सो एनी एनीमे दैट रिलीज देयर सीक्वल इन दिस डेकेड नेचुरली विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऑल्सो यूँ तो मैंने कहा कि ये एक टॉप 10 वीडियो होने वाली है, बट यहाँ पे मैं जिन 10 शोज को रैंक करूंगा वो रैंडम ऑर्डर में रैंक किए गए हैं। तो अगर किसी शो के बारे में मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह सकते हो कि सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग या सबसे लीस्ट वेल रिटन शो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ विथ सनी बॉय। अब सनी बॉय या फिर कहो सोनी बॉय बेसिकली इस डेकेड का मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे निकल के आता है, जो हमें एक साइकोलॉजिकल ड्रामा देखने को मिला है जहां हम फॉलो करते हैं एक ह्यूज कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स को। एक एंटायर स्कूल बिल्डिंग आउट ऑफ नोवेयर एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को बेसिकली सर्टेन एबिलिटीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और वहीं एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मेन कैरेक्टर्स वापस अपने घर जाने की भी कोशिश कर रहा होता है। इस तरीके से इसका प्लॉट हमें देखने को मिला है एंड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इस शो को कई बार कवर कर रखा है मल्टीपल वीडियोस में एंड आई जस्ट लव दिस शो सो मच। जहाँ बेसिकली सनी बॉय एक काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट एवेंटगार्ड एनिमे निकल के आता है, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा डीप और फिलोसफिकल भी है, जहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रगल इस शो में एब्स्ट्रैक्ट वेज में शो किया गया है। हमें एंड कॉलोनीज देखने को मिली हैं जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्व्स हैं। हमें कह सकते हो कि डिजीजेस के फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं और कह सकते हो कि इन जनरल इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है, जहाँ बस एक सीजन के अंदर ये शो तुम्हें काफ़ी कुछ ऑफर करता है। बट इन सब के ऊपर से अपॉन मल्टीपल रीवॉचेस व्हाट यू विल नोटिस इज कि सनी बॉय के अंदर हमें इतनी ज़्यादा तगड़ी कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिली है जो डिफरेंट ओबीडियंस और जस्टिफिकेशन को फॉलो करते हैं, कि हर बार तुम्हें हर कैरेक्टर से रिलेटेड एक डिफरेंट फील्ड देखने को मिलेगी जब भी तुम इस शो को रीवॉच करते हो। और वो चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम नोटिस भी की है। सनी बॉय इज़ अ शो जहाँ पे कह सकते हो कि कैरेक्टर राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। इसके एब्स्ट्रैक्ट नेचर होने की वजह से तुम्हें कई सारी वियर्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी। Why is there a blue monkey playing baseball? I cannot explain that to you, but you have to figure it out yourself. तुम्हें खुद के इंटरप्रिटेशन कह सकते हो कि पर्टिकुलर मोमेंट से रिलेटेड क्रिएट करने होते हैं, और इसी वजह से सनी बॉय डेफिनेटली एक ऐसा शो निकल के आता है which needs multiple rewatches for you to understand it better. But this is something I often go back to a lot, and I really love every single detail about it. नेक्स्ट अप वी हैव ही के मोनोगातारी। तो द ही के मोनोगातारी या फिर द ही के स्टोरी एक हिस्टोरिकल ड्रामा निकल के आता है सेट इन द टाइम व्हेन तायरा क्लैन रूल्ड जापान। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमें 13th सेंचुरी जापान देखने को मिलता है, जहाँ हम फॉलो करते हैं शिगेमोरी को, जो इस क्लैन के लीडर का एल्डेस्ट सन निकल के आता है और वो बेसिकली बीवा नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करता है। अब चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि शिगेमोरी जो है वो कह सकते हो कि डेड लोगों को, मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनके सोल को देख सकता है, और बीवा अपनी एक आंख से फ्यूचर इवेंट्स को देख सकती है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। नाउ अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो ही के मोनोगातारी है ना, वो जापानीज लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, और उसी तरीके से इस स्टोरी को, इस नॉवल को कई बार डिफरेंट तरीके से अडेप्ट किया जा चुका है। लेकिन ही के मोनोगातारी कह सकते हो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से तुम्हें हमारे सामने ला के रखती है। नाउ दिस इज अ शो दैट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन। अगर तुम अपने जापानीज हिस्ट्री के साथ कह सकते हो कि ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, अगर तुम्हें कह सकते हो कि 13th सेंचुरी जापान के बारे में इन जनरल कोई भी आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं। बट उसके बावजूद भी इसकी जॉ ड्रॉपिंग विजुअल क्वालिटी और अमेजिंग कैरेक्टर राइटिंग तुम्हें कह सकते हो कि इसके साथ जुड़ी रखती है। यूँ तो मैंने कहा कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ये एक रैंकिंग वीडियो होती तो ही के मोनोगातारी को मैं डेफिनेटली टॉप 3 में रखता, बिकॉज इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। हमें डेफिनेटली कुछ मेसी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, पेसिंग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील होती है, बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि किस तरीके से कैलामिटी, नेचुरल कॉजेज लोगों को दूर करती जाती हैं, और उसी के साथ साथ जो कह सकते हो कि तायरा क्लैन का वॉर रहा है जापानीज हिस्ट्री के अंदर, जो एक बहुत ही बड़ा पार्ट निकल के आता है, उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे करके दिखाया गया है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स यू हैव सीन दिस इन फ्रॉम। और उसी वजह से ही कि मोनोगातारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आता है, विच इज़ अगेन समथिंग नॉट एवरीवन विल अप्रिशिएट, बट इट इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली एट लीस्ट ट्राई वंस।
Next up we have Dead Dead Demons Day Destruction. अब डिस्पाइट द वियर्ड टाइटल, Dead Dead Demons एक ऐसा शो है जो डेफिनेटली तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा विद इट्स इनक्रेडिबल राइटिंग। ये हमें एक कमिंग ऑफ एज साईफाई स्टोरी देखने को मिली है जो यूजुअली एलियन इन्वेजन के ऊपर बेस्ड है, बट कह सकते हो कि इसी चीज को, इसी ट्रोप को काफी इनक्रेडिबल वे में और काफी यूनिक वे में प्रेजेंट करती है, जहां हमें देखने को मिलता है कि एक ह्यूमंगस मदरशिप जापान में अपीयर होती है। और इसको देखने के बाद हर किसी को लगता है कि अब ह्यूमंस की लाइफ चेंज हो जाएगी, बट सालों साल बीत जाते हैं एंड नथिंग रियली चेंजेस। ह्यूमंस जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू नॉर्मली रखते हैं, और वहीं हम फॉलो करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स कादो दे और ओरान को, जो बेसिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं अडल्टहुड एंटर करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में। और उसी तरीके से कह सकते हो कि इन कैरेक्टर्स को तो हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डेड डेड डिमंस है ना, वो एक ऐसी स्टोरी है जो बेसिकली इन जनरल ह्यूमैनिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक काफ़ी अच्छी मेटा कमेंट्री की तरह वर्क करती है कि इवन दो समथिंग लाइक एन एलियन इन्वेजन इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट केयर। और उस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। ऑफ कोर्स इस शो के अंदर तुम्हें कुछ काफ़ी सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो टाइम टू टाइम कंटिन्यू रहते हैं, बट सिंस इट्स रिटन बाय इनियो आसानो हु इज़ एन इनक्रेडिबल राइटर, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें कुछ काफ़ी हार्ड हिटिंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। शो के अंदर कई सारे सरप्राइजेस मौजूद हैं, शो बहुत ही ज़्यादा टाइटली रिटन है, थोड़े बहुत टाइम ट्रैवल के भी एस्पेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। इन जनरल कह सकते हो कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में प्ले आउट होती हैं। अगर तुम्हें साईफाई स्टोरीज पसंद है तो डेड डेड डीमंस कह सकते हो कि इस डेकेड के सबसे बेस्ट शोज में से एक उस मामले में निकल के आता है। इट फील्स लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ 2011, जहाँ पे हमें स्टाइन्स गेट, मादोका मैजिका जैसे शोज देखने को मिलते थे, जो कह सकते हो कि काफ़ी सिमिलर प्रेमाइज को और कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड वेज में स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। कुछ सिमिलर चीज़ तुम्हें यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, दिस इज द शो फॉर यू। नेक्स्ट अप वी हैव मुशोको टेंसेई। अब विदाउट अ डाउट मुशोको टेंसेई हमें कह सकते हो कि इस डेकेड का सबसे बेस्ट इसेकाई और सबसे बेस्ट हाई फैंटेसी शो भी देखने को मिला है, जहां बेसिकली इसका प्रेमाइस काफ़ी ज़्यादा बाकी इसेकाई से भी सिमिलर निकल के आता है। एक मिडिल एज मैन जो शट इन रहता है, बेसिकली कह सकते हो कि अपनी लाइफ को खो देता है एंड ही गेट रीबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड। बट इसके बाद जो स्टोरी है ना मुशोको टेंसेई की, वो बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुशोको टेंसेई के अंदर बहुत ही सारी चीज़ों को एक साथ कवर अप करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ल्ड बिल्डिंग इज एब्सोल्युटली टॉप टियर। तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि तुम एक इसेकाई शो को देख रहे हो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम एक काफ़ी वेल एस्टैब्लिश हाई फैंटेसी को फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे इसके वर्ल्ड को काफ़ी शानदार तरीके से क्रिएट किया गया है, जिसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कैरेक्टर राइटिंग हमें देखने को मिलती है। काफ़ी फ्लॉड कैरेक्टर्स को हम फॉलो करते हैं, जो इन कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक फील कराने में हेल्प करते हैं डिस्पाइट हैविंग अनदर वर्ल्डली फैंटेसी प्रेमाइस। और इन सब के ऊपर से मुशोको टेंसेई हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के प्रीवियस लाइफ के स्ट्रगल को कह सकते हो कि इस उसके नए लाइफ में टाई इन करने के लिए कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो इसका इन जनरल फ्लेवर है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बन जाता है। इट इज़ अ रियली फ्लॉड एंड ब्यूटीफुल स्टोरी। और इसी वजह से कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो मुशोको टेंसेई कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इसेकाई के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियोस को क्रिएट करते हुए नजर आता है, जो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं कुछ लोगों को, बट इट इज विदाउट अ डाउट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी यू विल सी इन द इसेकाई जॉनरा। स्पेसिफिकली इसके सीजन 2 के अंदर हमें कुछ बहुत ही तगड़े मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां कह सकते हो कि भले तुम बात कर लो टाइम टू टाइम होते अचानक एक्शन सीक्वेंसेस की या फिर कैरेक्टर डायलॉग्स की, हर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इसी वजह से आई कैन नॉट वेट टू सी मोर फ्रॉम दिस। नेक्स्ट अप वी हैव फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज। एंड अब बेसिकली मुशोको टेंसेई के बाद अगर कोई हाई फैंटेसी का कंटेंडर निकल के आता है इस डिकेड के अंदर, तो वो फ्री रन ही है, जहाँ बेसिकली ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल हमें देखने को मिली है। हम फॉलो करते हैं फ्री रन को, एक काफ़ी पावरफुल एल्फ जो बेसिकली हीरोज पार्टी की मेंबर रहती है, दे डिफीट द डीमन किंग एंड एवरीथिंग। बट इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो अपने कह सकते हो कि आगे की लाइफ को कंटिन्यू करती है, जहाँ वो अपने कॉमरेड्स की मेमोरीज को याद करती है, दैट मेक्स हर फील अ लॉट ऑफ इमोशंस शी वाज़न्ट अवेयर ऑफ। और इसी वजह से कह सकते हो कि वो डिसाइड करती है कि वो ह्यूमंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी, बिकॉज शी टुक व्हाट शी हैड फॉर ग्रांटेड। और वही चीज़ फ्रीडन को एक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन स्लो पेस हाई फैंटेसी शो बना देता है। यहाँ पे भी हमें काफ़ी शानदार वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी वेल रिटन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और इन जनरल एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर स्टोरी देखने को मिल जाती है, जो मॉडर्न एनिमे के अंदर हमें काफ़ी कम ही देखने को मिलती है। सो उस मामले में अगर देखा जाए ना, सो दिस इज truly a masterclass show and you have to witness it at least once for yourself as well.
Let's talk about Odd Taxi, one of the absolute best modern original anime, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑड टैक्सी एक एंथ्रोपोमॉर्फिक मिस्ट्री निकल के आता है, जहाँ हम फॉलो करते हैं एक वॉलरस को जिसका नाम ओदोकावा रहता है, और वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक एवरेज सी लाइफ जी रहा होता है एज अ टैक्सी ड्राइवर। बट होता ये है कि कुछ सीरीज ऑफ मर्डर्स वगैरह होते हैं, जिसके बाद समहाउ जो ओदोकावा है वो बेसिकली इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है विदाउट इवन रियलाइजिंग, जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ है वो पूरी तरीके से अपसाइड डाउन हो जाती है। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर एंड ड्रामा देन दिस इज अ मस्ट वॉच। जहाँ बेसिकली ऑड टैक्सी की जो चीज़ सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि फिनोमिनल है वो ये है कि किस तरीके से ये शो तुम्हें डिसीव करता है। तुम इसके क्यूट सी एनिमलिस्टिक आर्ट स्टाइल को देख के सोचते हो कि तुम्हें यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबल देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके बावजूद भी शो एडिक्शन, पैरासोशल रिलेशन जैसे कई सारी चीज़ों के रिलेटेड थीम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डील करता है। एंड ऑब्वियसली ये शो हमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली फील भी साथ में कैरी आउट करते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सीजन के अंदर इसके अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्टोरी देखने को मिल जाती है। और इन जनरल जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आता है, जिसकी वजह से दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली बेंच। नेक्स्ट अप वी हैव ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब बेसिकली ऑर्ब के बारे में जो है मैंने रिसेंटली कई सारी वीडियोस में बात किया ही। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा निकल के आता है सेट इन द 15th सेंचुरी, जहां हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर निकल के आता है एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट। और यहीं फिर हम फॉलो करते हैं बंच ऑफ कैरेक्टर्स को जो बेसिकली इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं थ्रू हेलियोसेंट्रिज्म, यानी कि द थ्योरी दैट प्रूव्स कि अर्थ बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो यूनिवर्स का सेंटर निकल के नहीं आता है। अब बेसिकली ऑर्ब जो है ना वो एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी निकल के आती है। बहुत ही ज़्यादा हमें वेल रिटन कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अनसंग हीरोज जो बेसिकली जनरेशंस तक एक्सपैंड होती है। यहाँ पे हमें कोई एक प्रोटैगनिस्ट देखने को नहीं मिला है। द आइडिया ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म इज द मेन प्रोटैगनिस्ट सॉर्ट ऑफ, और उसी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं कि थ्रू आउट डिकेड्स किस तरीके से नए कैरेक्टर्स आते हैं और वो कह सकते हो कि अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं ताकि वो इस थ्योरी को प्रूव कर सके। इट विल लिटरली मेक यू इमोशनल इन अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स, और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इट इज़ अ स्टोरी दैट्स रियली मूविंग। स्पेसिफिकली इसके कह सकते हो कि जिस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स के थ्रू स्टोरी डिवाइड होते हुए नजर आती है, जिस तरीके से हमें कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं बट फिर भी सिमिलर थ्योरी को ही प्रूव करने के पीछे लगे हुए हैं, उसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आता है। और इन सब के ऊपर से ये भी उन स्टोरीज में से एक है जो कह सकते हो कि पूरी तरीके से हमें कंप्लीट देखने को मिली है सिर्फ एक ही सीजन में। सो या दिस इज without a doubt one of the best shows of the decade. Let's talk about Hyakano, also known as the 100 Girlfriends, जो बेसिकली हमें एक हारम पैरोडी रोम कॉम देखने को मिला है। अब इतने टाइम तक अपन ने कई सारे कह सकते हो कि डीप थॉट प्रोवोकिंग शोज की बात की, सो लेट्स गेट इनटू सम कल्चरल शिट। तो बेसिकली यहाँ पे हम फॉलो करते हैं रेंतारो को, हु हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल इन लव, और इसी वजह से वो बेसिकली हाई स्कूल शुरू करने से पहले एक श्राइन पे जाता है जहाँ वो बेसिकली प्रे करता है दैट ही फाइनली वांट्स टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन हाई स्कूल। और उसके बाद होता ये है कि जो श्राइन गॉड है वो खुद को उसके सामने प्रेजेंट करता है और वो उसे बताता है कि ही विल मीट अ टोटल ऑफ 100 सोलमेट्स, बट अगर वो उनमें से किसी को भी रिजेक्ट करता है देन दे विल डाई, एंड सो वी गो। बेसिकली हैकानो एक काफी ज्यादा absurd, stupid और सरप्राइजिंगली फुल ऑफ हार्ट पैरोडी निकल के आता है, which makes fun of not only every harem anime ever but also works as a deconstruction of character archetypes to the point जहाँ पे बेसिकली जितने भी कैरेक्टर आर्केटाइप्स तुम सोच सकते हो, जितने भी देरे टाइप्स तुम सोच सकते हो, उन सभी कह सकते हो कि टाइप्स को लेके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट वे में दिखाया जाता है। एंड टू द पॉइंट यू कैन इवन से दैट दिस इज बेसिकली द गिनतामा ऑफ रोम कॉम्स, क्योंकि जो कह सकते हो कि ह्यूमर है हमें इस शो का वो गिनतामा से काफ़ी सिमिलर देखने को मिला है इन डिफरेंट वेज। इट इज़ अ रियली फनी शो, इट इज़ अ रियली हिलेरियस शो, और इन जनरल कह सकते हो कि जिस तरीके से ये ट्रोप्स को री इन्वेंट करता है, डीकंस्ट्रक्ट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। इट इज़ डेफिनेटली समथिंग नॉट एवरीवन विल लाइक, बट इफ यू आर इनटू पैरोडीज एंड स्टफ then this is some of the best you will see ever in anime. नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज द अपोथेकरी डायरीज। अब अगर तुम्हें लगा कि बस मुशोको तेंसेई इस लिस्ट का इकलौता लाइट नॉवल एडेप्टेशन होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां बेसिकली अगर देखा जाए अपोथेकरी डायरीज के बारे में तो दिस इज अ रियली रियली वेल रिटन हिस्टोरिकल फिक्शन, जहां हम फॉलो करते हैं माओ माओ को जो बेसिकली एक मेडिसिन सेलर की डॉटर रहती है एंड शी गॉट सोल्ड ऑफ टू द इंपेरियल पैलेस, जहां बेसिकली वो स्टार्ट तो करती है एक मेड की तरह काम करना, बट जैसे जैसे उसे कह सकते हो कि इस रियर पैलेस के अंदर जो मर्डर
मर्डर से रिलेटेड कंस्पिरेसीज होती हैं, ग्रेव इलनेस होती है, उन सब के बारे में पता चलता है। तो वो धीरे-धीरे कह सकते हो कि उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगती है। 'Cause फर्स्ट शी हैज़ ग्रेट नॉलेज अबाउट मेडिसिन्स एंड सेकंड शी हैज़ ग्रेट डिटेक्टिव स्किल्स, और इसी वजह से अपोथेकेरी डायरीज़ एक काफ़ी बढ़िया हिस्टोरिकल ड्रामा, मिस्ट्री शो बनते हुए हमें नज़र आता है। जहाँ बेसिकली यहाँ पे हमें थ्रिलिंग मिस्ट्रीज़ और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक काफ़ी अच्छा एमालगम देखने को मिल जाता है। इस शो के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिली है, वन ऑफ द बेस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट एवर देखने को मिली है, एंड इन जनरल 2 सीज़न्स के थ्रू आउट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी स्टोरी फ्लूइडली प्ले आउट होते हुए भी नज़र आती है। जहाँ जो इसका फर्स्ट सीज़न है वो इसके मिस्ट्री के एस्पेक्ट के ऊपर और कह सकते हो कि जो मेडिकल एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन वहीं सेकंड सीज़न के अंदर हमें पॉलिटिकल ड्रामा, वॉर्स और इन सब के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। सो इन जनरल इफ यू आर अ फैन ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन देन अपोथेकेरी डायरीज इज डेफिनेटली परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लूटो फ्रॉम द मास्टरमाइंड नाओकी उरासावा हिमसेल्फ, हमें बेसिकली प्लूटो देखने को मिलता है, जो एस्ट्रो बॉय की कह सकते हो कि एक मॉडर्न रीइमेजिनियरिंग निकल के आती है, विच इज़ अ मैच्योर साई-फाई मिस्ट्री हियर, जहाँ पे बेसिकली हम एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के सेटिंग को फॉलो करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे रिनॉल्ड रोबोट्स जो कह सकते हो कि वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट रोबोट्स निकल के आते हैं, वो धीरे-धीरे मर्डर हो रहा है उनका, और इसी वजह से बेसिकली गेशिट जो एक एंड्रॉयड डिटेक्टिव है, उसे बेसिकली इस केस को सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है, ताकि इन एक्सेप्शनल क्राइम्स को वो कह सकते हो कि खोज के निकाल सके कि आखिर इन रोबोट्स को मार कौन रहा है। कुछ इसी तरीके से बेसिकली हम ये स्टोरी देखने को मिलती है, एंड दिस इज अ नियर फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन ऑफ अ रियली रियली अमेजिंग मांगा आई रियली लव। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो डेड डेड डीमंस की तरह ही प्लूटो भी एक कमिंग ऑफ एज साई-फाई ड्रामा निकल के आता है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से, बिकॉज़ यहाँ पे कह सकते हो कि मिस्ट्री के एंगल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मर्डर थ्रिलर के एंगल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और इन जनरल एक कह सकते हो कि काफ़ी हाई फाई स्टोरी देखने को हमें मिलती है। कह सकते हो कि जो को रिलेशन ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में इस वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिला है, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से प्लूटो पोर्ट्रे करता है। कुछ एपिसोड्स हैं जो स्टैंड अलोन निकल के आते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हार्ड हिटिंग तरीके से जो प्रेजेंट किया गया है। इट इज़ अ नियर परफेक्ट अडेप्टेशन, सो नेचुरली आई हैव टू इंक्लूड इट इन दिस लिस्ट। सो गाइज, ये थी वीडियो इस डेकेड के 10 सबसे बेस्ट एनिमे शोज को लेके जो हमें सो फार देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स आगे आने वाले 5 सालों में डेफिनेटली ये लिस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए दीज वर द शोज आई थॉट दे वर द मोस्ट इम्प्रेसिव। बट या इनके अलावा और भी ऐसे कई सारे शोज हैं जिन्हें मैं इंक्लूड कर सकता था, सो आई हैड अ रियली हार्ड टाइम मेकिंग दिस लिस्ट। बट एनीवे, तुम में से कुछ लोग हो सकते हो कि सोचे हो कि मैं इतने टाइम से कहा था, सो वेल आई डिड पोस्ट समथिंग अबाउट इट ऑन माई कम्युनिटी टैब। तुम करेंटली इसे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे पॉज करके तुम पढ़ भी सकते हो अबाउट दैट। बट या आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट होपफुली फ्रॉम नाउ ऑन। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इस डेकेड का सबसे बेस्ट शो सो फार कौन सा रहा है, और तुम्हारा पर्सनल फेवरेट शो इस डेकेड का सो फार कौन सा रहा है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।